नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरे 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का बताने वाले हैं। बिहार बोर्ड 10वीं का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे 100 गो बताने वाले हैं और ये एक सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको कर लोगे ना तो पूरा आपका जितना भी चैप्टर है हिंदी में सारे चैप्टर का डिवीजन आपका फुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 वीडियो में करके बताऊँगा, 50 अभी इस वीडियो में बताऊँगा, 50 नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, मदन किसका पुत्र था। सबको पता है कि मदन गिरधर लाल का पुत्र था। किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। और गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करते थे और उसी का पुत्र था मदन, याद रखना, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत कैसी कहानी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आप लोगों के इस बार के बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है ना। इसको याद रखना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? मनोवैज्ञानिक। ऑलरेडी ये कहानी है लेकिन मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। तो आपका तीसरा का भी आंसर क्या मिलेगा? डी नंबर वाला, निम्न मध्य वर्ग का, ठीक है ना। आंसर आपका तीसरा का भी डी नंबर मिलेगा, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन याद करोगे ना तो पूरा आपका पूरा फुल आपका चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है। तो भारत से हम क्या सीखे, जो पाठ है ना उसी पाठ के लेखक है फ्रेडरिक मैक्स मुलर, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन वही पूछ ही दिया कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। तो जर्मनी के रहने वाले थे। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। 5 का आंसर मिलेगा बी नंबर। छठा नंबर क्वेश्चन है कि निर्मला कौन थी। तो बाबू निर्मला कौन थी, याद रखना, ये बहादुर पाठ का क्वेश्चन है। निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। तो कहानीकार की पत्नी दिया है बाबू, देखो सी नंबर में दिया कथाकार की पत्नी। तो कथाकार की पत्नी थी निर्मला, कौन थी? कथाकार की पत्नी थी। और निर्मला को ही बहादुर अपनी माँ को जैसा मानता था, याद है ना आपको। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है। रामविलास शर्मा, तो आपका 7 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, आलोचक है, कवि है, नाटककार है, फिर साहित्यकार है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा जो है वो क्या है। आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इसका आंसर याद रखना, आलोचक होंगे। कौन होंगे? आलोचक होंगे। देखो रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन जो पाठ है ना उसी पाठ के ये लेखक है, बट ये आलोचक है, ठीक है ना, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। तो रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे, यही होंगे रामविलास शर्मा जी। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। आपका 8 का आंसर मिलेगा सी नंबर वाला, ओके। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 9 नंबर क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है। परंपरा का मूल्यांकन, जो परंपरा का मूल्यांकन है जिसके लेखक रामविलास शर्मा, वो पार्ट जो है ना वो आपका निबंध है। ऑलरेडी यहाँ पर निबंध कर दिया है। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो जिसका आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाता है, ठीक है ना। तो 9 का आंसर क्या मिलेगा? बी नंबर मिलेगा, परंपरा का मूल्यांकन, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर पर आ चुके हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। तो अधम होता है। जैसा नहीं होता है कि दूसरों की नकल करके हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसको हम लोग अधम बोलेंगे, और आप लगा देना अधम कर देना, ठीक है ना। तो अधम हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि प्रेमधन किस युग के कवि थे। प्रेमधन किस युग के कवि थे? भरतेंदु युग के। देखो ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया है, 11 का आंसर सी नंबर मिल जाएगा। ऐसे क्या होगा ना, पूरा आपका चैप्टर का रिवीजन होगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है कि कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है। तो आज भारत में ना भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है क्योंकि भारत के काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग अदर कंट्री में रहने लगे हैं और वहाँ का भाषा, बोल चाल, हर चीज़ पसंद करने लगे हैं। इसलिए कवि प्रेमधन कहते हैं ना कि आज भारत में भारतीयता नज़र नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो 12 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं। अरे अंग्रेजी, अंग्रेजों का भाषा अंग्रेजी। तो आपका 13 का आंसर क्या मिलेगा बाबू? सी नंबर मिलेगा। आजकल के भारत के लोग ना हिंदी भाषा को नहीं, अपनी मातृभाषा को भूल जाते हैं, बल्कि वो अंग्रेजी पर डिपेंड करने लगते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना अंग्रेजी हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि भारत माता किस कवि की रचना है, या भारत माता का रचयिता कौन है। तो सुमित्रानंद पंत जी हो जाएंगे। कौन होंगे? सुमित्रानंद पंत जी, ठीक है ना।
याद रखना। सी नंबर 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन है सुमित्रानंद पंत कैसे कवि है? तो सुमित्रानंद जो पंत है ना वो छायावादी कवि है। कौन कैसे कवि है? तो छायावादी, आंसर आपका मिल जाएगा 15 का बी नंबर, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन, अनामिका किस काल की कवियत्री है? अनामिका किस काल की कवियत्री है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 का आंसर मिल जाएगा आपका डी नंबर, आदिकाल के। कौन से काल के? तो आदिकाल का बाबू आंसर मिल जाएगा आपका डी नंबर वाला ये, ठीक है ना। डी नंबर वाला मिल जाएगा, देख लो यहाँ पर डी नंबर में दिया है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बाबू 17 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से 2024 में मैट्रिक और फाइनल परीक्षा देने वाले हैं और मैं सोच रहा हूं कि अभी तक वो कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, जैसे नहीं होता है कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, 2 महीना में भी सोचते हैं कि अच्छे से पढ़ ले ताकि एग्जाम में फर्स्ट डिवीज़न ला दें, तो चिंता मत करिए। आप लोग ना PDF ले लीजिए, सभी लोग के हाथ में PDF आ जाएगा ना, तो आराम से फर्स्ट डिवीज़न सब लोग कर जाएंगे, ठीक है ना। PDF सब लोग ले लीजिए, जिसको भी PDF लेना है 199 रुपये का PDF ऑफर के साथ आप लोगों को मिल रहा है, आप लोगों को भी मिल जाएगा। जिसको भी लेना है आपको ऑनलाइन पेमेंट करके आपको लेना है और आपको PDF आपके व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे सारे सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका PDF, ठीक है ना। और ऐसा वो PDF है ना कि 90-95% आपके एग्जाम में लड़ जाएगा, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न आराम से कर जाओगे सभी लोग उस PDF से, मात्र 199 रुपये में, ठीक है ना। तो जिस भी विद्यार्थियों को लेना है पहले ये नंबर आप लोग नोट कर लो, ठीक है ना। आप दोपहर के समय में इस नंबर पर बात करके ले लेना, ठीक है ना। जैसे सर से ही बात करना, ठीक है ना। 92445907 और लास्ट में आपका 99 है, ठीक है ना। इस नंबर को नोट कर लो और लिख लेना, सेव कर लेना, स्टडी प्लस वाले रंजन सर, ठीक है ना, इसको सेव कर लेना, ओके। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर, चौखट में बेटे का क्या नहीं आड़ता? चौखट में बेटे को क्या नहीं आड़ता? क नहीं आड़ता है, क, ठीक है ना। बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? आप सभी को पता होगा, सभी विद्यार्थियों को भी पता होगा कि बच्चा कहाँ पर आकर थमक जाता है, अंग पर। देखो अंग दिया होना चाहिए लेकिन यहाँ पर ई दिया है, अंग ही होगा क्योंकि बच्चा अंग पर आकर रुक जाता है, तो अंग ही आपका उत्तर होगा। लेकिन डी नंबर में अंग नहीं दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देना चाहता हूँ अंग ही इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। याद रखना क्योंकि आप ही लोग हो क ख ग घ अंग पर आकर रुक जाते हो ना, यानी कि थमक जाते हो, तो आपका अंग ही उत्तर होगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कवियत्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? कवियत्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो 19 का बाबू करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, विफलता के आंसू। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में नहीं आएगा, मेरा नाम रंजन सर से दूसरा नाम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा 19 नंबर का, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आएगा पक्का, विफलता के आंसू याद रखना, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन है, जीवनानंद दास बंगला के किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो किस काल के प्रमुख कवि? जीवनानंद दास आपको पता होगा, ये बंगाल के प्रति काफ़ी लगाव रखते हैं, ठीक है ना। तो 20 का आंसर मिलेगा रविंद्रोत्तर काल के, ठीक है ना, आंसर मिल जाएगा आपका 20 का डी नंबर, ठीक है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, कबीर इल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? देखो कबीर इल्के के अनुसार मनुष्य के बिना ईश्वर का अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि कबीर इल्के कहते हैं ना कि अगर मनुष्य न रहे तो ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, अगर ईश्वर न रहे तो मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर मिलेगा 21 का ए नंबर वाला, सब लोग याद रखना। 22 नंबर क्वेश्चन है, कबीर इल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है? तो बाबू 22 का आंसर मिलेगा आपका सी नंबर, मनुष्य ने, क्योंकि मनुष्य ने ही ईश्वर को सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान के रूप में पूजा है और पूज रहा है और आगे भी पूजेगा, ठीक है ना। इसलिए मनुष्य के बिना ईश्वर का अस्तित्व नहीं और ईश्वर के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं, ठीक है ना। आंसर मिल जाएगा सी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि रिल्के की काव्य शैली कैसी है? रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो 23 का आंसर मिलेगा गीतात्मक है, ठीक है ना, आंसर आपका मिल जाएगा 23 का ए नंबर वाला, ठीक है ना, याद रखना। अगर कोई भी विद्यार्थियों को परेशानी होगा, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, ये आपका फर्ज है छोटू। हो सकता है कि कभी कहीं मैंने भी किसी क्वेश्चन में गलती से मिसप्रिंट कर दिया, तो आप लोगों का ये फर्ज बनता है, आप लोग ज़रूर कमेंट करना, मतलब कि शर्माना मत, ठीक है ना, डायरेक्ट कमेंट करना, गलती हो या फिर सही हो कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रिल्के के काव्य के अतिरिक्त और किन किन विद्याओं में रचना की है रिल्के ने? मतलब कि रिल्के की काव्य के अतिरिक्त रिल्के ने काव्य में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कविताएं की रचना की है, लेकिन इसके अतिरिक्त और किस में की है? तो आपका 24 का
आंसर मिल जाएगा बी नंबर कहानी और उपन्यास। क्या मिल जाएगा? कहानी और उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ठीक है ना, याद रखना। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, दही वाली मंगमा का रचयिता है, दही वाली मंगमा का रचयिता कौन है? तो क्या आप लोग बताओगे? दही वाली मंगमा आपको पता है ना, श्रीनिवास जी। ठीक है ना, याद है ना, वेंकटपुर वाला दही बेचा करती थी मंगमा। ठीक है ना, याद है ना, तो सी नंबर वाला मिल जाएगा 25 का बाबू। ठीक है ना, अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, ए और ए, छोटा ए और बड़ा ए का उच्चारण स्थान क्या होता है बाबू? ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका 26 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ और तालु होता है। ठीक है ना, अंगा का उच्चारण स्थान क्या? अंगा का, ऐसे ही दोस्तों पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, तो नासिक हो जाएगा। नासिक, वो नासिक नहीं, नासिक नाक से बोलते हैं, नाक को आप बंद कर लो और बोलो, देखो कैसे आपका आवाज़ आएगा। एक बार करके देखो, हम देखो कर रहे हैं, सब कोई कर रहा है, हरकत कर रहा है ना, नाक दाब कर बोल रहा है ना, सब कोई बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 28 में, सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा? सूरदास में कौन सा संज्ञा है बाबू? संज्ञा 5 प्रकार का होता है ना, मैंने पांचों के बारे में बताया था। तो सूरदास कौन सा संज्ञा है? तो 28 का यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक का, क्योंकि सूरदास खास व्यक्ति का नाम है ना, तो यहाँ पर खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए हमारा सूरदास व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, स्थिर कौन सी संज्ञा? स्थिर में कौन सा संज्ञा है बाबू? स्थिर मतलब समझते हो, किसी स्थान पर आराम से स्थिर हो जाना, यह हमारा भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक, बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, पोशाक का बहुवचन क्या होगा? पोशाक, जैसे कि स्कूल में पोशाक मिलता है ना बाबू, 1800 रुपया, 3000 रुपया, 9वां में 10वां में मिलता है हाई स्कूल में, तो पोशाक का जो बहुवचन होगा ना वो क्या होगा? तो 30 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, पोशाक हो जाएगा। ठीक है ना, पोशाक का पोशाक हो जाएगा बहुवचन। ठीक है ना, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर, मजा आ रहा है ना। 31 नंबर क्वेश्चन है कि वह जन्म से भिखारी है, इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान से, ये सब याद है ना आप लोगों को, 8 को कर्ता, तो कर्ता ने कर्म से, तो कर्ता ने नहीं होगा, कर्म भी नहीं होगा, से है ना, तो क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, ए नंबर मिल जाएगा संबंध। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो सभापति का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा सभानेत्री। ठीक है ना, सभानेत्री, बी नंबर वाला। जेठानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? देखो जेठानी आपका स्त्रीलिंग है, लेकिन जेठानी का पुल्लिंग आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? 33 यानी कि 33 का आंसर मिल जाएगा जेठ आपका पुल्लिंग हो जाएगा, और जेठ का क्या हो जाएगा? जेठानी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है ना, तो जेठानी स्त्रीलिंग है, जेठ आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन 34 नंबर है कि मैंने राम को पुस्तक दी, इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म होगा यानी कि बी नंबर वाला। क्या होगा? 34 का बी नंबर वाला। ठीक है ना, कर्ता ने कर्म को यानी कि 34 का बी नंबर वाला होगा। इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है? को ना, अगर देखो को पूछ रहा है तो कर्म ही होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, गीता प्रतिदिन पढ़कर सोने जाती है, वाक्य में पढ़कर किस प्रकार की क्रिया है? पढ़कर, ये जो पढ़कर है ना वो किस प्रकार की क्रिया है? तो 35 का आंसर मिल जाएगा आपका सी नंबर वाला, पूर्णकालिक क्रिया होगा, आंसर मिल जाएगा सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर, देख लीजिए, तो 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सरल वाक्य है? सरल वाक्य मतलब कि सही वाक्य कौन सा है, आपको चूज करना है। तो ध्यानपूर्वक ऑप्शन नंबर ए को देखिए, उसने अपने मित्र का घर खरीदा, ये हमारे लिए बहुत मतलब कि अच्छा वाक्य है। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में वाक्य मिश्र वाक्य है, यानी कि कौन वाक्य मिश्र वाक्य है? तो 37 का छोटू आंसर मिल जाएगा बी नंबर वाला। उसने कहा कि मैं नेता हूँ, उसने कहा कि मैं नेता हूँ, भले कुछ भी होगा। ठीक है ना, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है चरित्र चित्रण, निम्नलिखित में कौन सा समास है? तो बाबू चरित्र चित्रण, बीच में देखो एक योजक चिन्ह का माइनस जैसा आपको चिन्ह दिख रहा है, जो बीच में आपको माइनस दिख रहा है ना, वो माइनस नहीं है बल्कि योजक चिन्ह होता है, और उसका विग्रह करने पर और का भी प्रयोग आ जाएगा, तो पाका हमारा द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, यानी कि 38 का आंसर क्या मिलेगा? 38 का आंसर क्या मिलेगा? एक मिनट नहीं छोटू, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है।
चरित्र निर्माण, चरित्र चित्रण, चरित्र और चित्रण, ठीक है ना। हाँ, द्वंद्व समास होगा, ठीक है ना, वेरी गुड, द्वंद्वी समास होगा, ठीक है ना। बहुत लड़के कहेंगे तत्पुरुष होगा, क्योंकि तत्पुरुष नहीं होगा, द्वंद्व समास ही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं ना। कई को भेद होता है काल के? तो काल के 3 को भेद होता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द कौन सा है? तो पाठशाला, पाठशाला हमारा यौगिक शब्द होता है, ठीक है ना, याद रखना, पाठशाला यौगिक शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, खिचड़ी शब्द, खिचड़ी कैसा शब्द है? खिचड़ी खाते हो ना हर शनिवार के दिन हम लोग के यहाँ बनता है, ठीक है ना। तो खिचड़ी जो होता है ना वो क्या होता है? तो देशज शब्द होता है, देशज, विदेशज नहीं है बल्कि देशज होता है, क्योंकि देश के हर एक कोने में शनिवार के दिन पहले के ज़माने में खिचड़ी बना था, मतलब कि बनता था हमेशा। आज भी कहीं कहीं बनता है, लेकिन बहुत पहले का रीति रिवाज आज चेंज हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मन प्लस रथ हो जाएगा, मन प्लस रथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा सी नंबर, मन प्लस रथ, ये सी नंबर वाला हो जाएगा। नाभिक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? नाभिक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो नाभिक में ओ प्लस इक की संधि हुई है, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निर्विकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है ना, निर्विकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 44 का उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। सभी लोग याद रखना, नहीं प्लस विकार, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिर पर भूत सवार होना सही अर्थ क्या है? अरे इसका मतलब मुहावरा का अर्थ बताना है। सिर पर भूत सवार होना नहीं होता है कि आज मेरे सिर पर भूत सवार है, आज ना किसी को मार ही डालेंगे, ऐसे मतलब कि बहुत मतलब गुस्से में कोई इंसान नहीं हो जाता है पागल। तो सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का सही अर्थ आपको बता देना है, ठीक है ना। तो 45 का आपका आंसर क्या मिल जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है ना। खून सवार होना मतलब किसी ना किसी का खून ही कर देंगे ऐसा लगता है। कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से जो अर्थ सबसे अधिक सही हो उसे लिखे, यानी कि आपको बताना है। कान देना नहीं होता है कि हम कहीं किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो बीचों में कोई जाकर फोड़ देता है, कान भर देता है उसका, ठीक है ना। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ये मतलब कि अधिक सही लग रहा है, ठीक है ना, इसलिए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहावत का सही अर्थ क्या है? अरे वाह, देखो कोई भी गुस्सा मत होना छोटू, देखो ये कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है। धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, कहावत का सही अर्थ क्या है? तो बाबू 47 का आंसर मिलेगा सी नंबर, कहीं ठौर ठिकाना न होना, कहीं ठौर ठिकाना न, मतलब कि कहीं उसका कोई भी ठौर ठिकाना नहीं होता है, ठीक है ना। दाल भात मुसलचंद, कहावत का अर्थ क्या है? अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह मज़ा आ गया। दाल भात खाते हो ना, दाल भात में मुसलचंद, कहावत का अर्थ क्या है बाबू? तो आपका 48 का आंसर मिल जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। बिना मतलब दखल देना किसी भी काम में, ठीक है ना। ये आप किसी से भी पूछना, बहुत मतलब कि अच्छा है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला बाबू हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, भुजाओं के बीच चलने वाले के लिए एक शब्द है। भुजाओं के बीच चलने वालों के लिए एक शब्द क्या है? तो बाबू 49 का आंसर मिलेगा डी नंबर, भूगंज हो जाएगा, ठीक है ना। और समूल का विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी कि विलोम, उसका बताना है आपको, ठीक है ना। तो 50 का उत्तर मिल जाएगा सी नंबर, निर्मूल हो जाएगा। और 51 नंबर क्वेश्चन है कि गिरधर लाल कौन था? तो बाबू गिरधर लाल ना मदन का पिता था, मदन का पिता जो किरानी का काम करता था, ठीक है ना। तो आंसर आपका मिल जाएगा 51 का बी नंबर। तो बाबू 100 क्वेश्चन है और मतलब कि एक सेट का, इसके बाद से 51 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव, इसके जस्ट अभी आधे घंटे के बाद आपको वीडियो मिलेगा, उसमें मिल जाएगा, यानी कि आपको 100 बताएंगे ही, ठीक है ना। अगर 100 बता देंगे ना तो पूरा किताब का निचोड़, व्याकरण हो, हर चीज़ का आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी आगे व्याकरण भी आपको ज़्यादा मिलेगा, तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। कौन कौन देखना चाहता है जल्दी से कमेंट करके बताइए तो, ठीक है ना, क्योंकि अभी जस्ट वो मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ, ठीक है ना।